नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और सवाल ये है कि क्या आपने कभी रिजेक्ट होने का दर्द महसूस किया है? क्या आपको मालूम है जब आप रिजेक्ट होते हैं या मैं कहूँ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उस वक्त आपकी मानसिक हालत कैसी होती है? चलिए दोस्तों, इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको आज कुछ छोटी छोटी सी कहानियाँ दिखाना चाहूँगी, जिसे देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि रिजेक्ट होना या फिर कर दिए जाने से वो चीज़ आपके आत्मविश्वास को कैसे हिलाकर रख देती है। यार बसंत, तुझे क्या हुआ? तू सेल्फी क्यों नहीं ले रहा? तेरा मोबाइल तो सबसे शानदार है। वो देख, सुमित को देख, रोहित को देख, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, तू ऐसे उदास क्यों खड़ा है? बस तू ही नहीं ले रहा। छोड़ना यार अमित, मुझे सेल्फी लेना पसंद नहीं है। मेरे तुम जैसे बाल नहीं है, जैसे रोहित के, सुमित के और तुम सबके इतने खूबसूरत घने बाल हैं। और तुम जैसे अच्छे बाल होते तो यार मैं भी खूब सेल्फी लेता और अभी पर पोस्ट करता और खूब सारे लाइक गिनता। अगर आपके सर पे बाल नहीं हैं, तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल तो जरूर आता होगा। अब आगे ही देखिए दोस्तों, इनके सर पे बाल ना होने की वजह से इनकी होने वाली दुल्हन ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार नमस्कार, आइए। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। बहन जी, आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। मैं तो बस खाती पीती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। नमस्ते नमस्ते। बेटा, अपनी मम्मी से कहो गेस्ट आ गए हैं। जी पापा, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटा, दीदी को बोलो चाय लेके आएंगी। जी माँ, मैं अभी बोलती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों चली आई वहां से? मेहमान क्या सोचेंगे? मम्मी आप समझ नहीं रही हो, जिंदगी मुझे बितानी है। आपने देखा है जरा उसको, क्या मेरी और उसकी जोड़ी कहीं से मेल खाती है? मेरे इतने घने बाल और उसके गिनती के 4 बाल हैं सर पर, और आप मेरा पति बनाने चले हो उसे। तो तू इसलिए मना कर रही है कि उसके सर पे बाल नहीं है? क्या सोचेंगे तेरे मामा? क्या जवाब दूंगी? कितनी मुश्किल से तेरे लिए रिश्ता ढूंढा और तू मना कर रही है। पता नहीं मुझे। धीरे बोल, सुन लेंगे वो। सुनते हैं ना तो सुनने दो। कहीं बालों की वजह से कोई पसंद नहीं किया जाता, कहीं बालों की वजह से कोई अपना चेहरा नहीं देखना चाहता। आगे बढ़ने से पहले
मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूँगी। हमारे देश में हर 100 में से 50 लोग अपने बालों की समस्या को लेकर फ्रस्ट्रेशन में हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है भी तो क्या इस मुश्किल का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? इलाज पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर शरद मिश्रा से हमने एक सवाल किया था। आखिर इन बालों की समस्या की वजह क्या है और क्या झड़ चुके बालों का वापस उगना आसान है? बालों की समस्याओं की बहुत सारी वजह हैं। इनफैक्ट मोर देन 300 कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं वो हैं जेनेटिक, यानी कि अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, चाहे वो माँ की तरफ हो या फादर की तरफ हो, हेयर लॉस की हिस्ट्री है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपके अंदर भी हेयर लॉस आएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं या ईस्ट्रोजन की कमी है फीमेल्स में, जो हार्मोन के इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड की डेफिशिएंसी है, इनकी वजह से भी हेयर लॉस बहुत कॉमन है। डाइटरी प्रॉब्लम्स, अगर कोई डाइट की प्रॉब्लम है, किसी मिनरल की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। अगर आपके बर्न हो जाता है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। कुछ बीमारियां जो हेयर लॉस के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे एलोपेशिया एरियाटा है या साइकेट्रिकल एलोपेशिया है, जो केवल बालों में ही अफेक्ट करती है, उनकी वजह से भी हेयर लॉस होते हैं। तो ये एक पिन पॉइंट करना कि इस समस्या की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, इलाज से पहले बहुत ज़रूरी है। अगर वो समस्या को हम नहीं पकड़ पाते हैं तो इलाज गलत हो सकता है और उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। झड़ चुके बालों को वापस उगाना इम्पॉसिबल है। आप ये समझिए कि जैसे एक पौधा है और उसकी जड़ खराब हो चुकी है, तो उस पौधे में आप कितनी भी खाद डालो, वो पौधा दोबारा नहीं उगेगा। अगर कोई कमज़ोर पौधा है और उसमें आप खाद डालते हैं तो वो इम्प्रूव हो सकता है। इसी वजह से अगर बाल कमज़ोर हुए हैं मगर झड़े नहीं हैं तो दवाइयों द्वारा या इंजेक्शंस द्वारा उनका इलाज संभव है। लेकिन एक बार उसकी जड़ अगर ख़त्म हो जाती है तो उस जगह पर नई जड़ वाला नया स्वस्थ पौधा लगाना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो बाल ख़त्म हो गए हैं उसकी जगह पर एक हेल्दी रूट का नया अच्छा हेयर लगाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर शरद मिश्रा हिंदुस्तान के गिने चुने डॉक्टरों में से एक हैं जिनके पास आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन पे बात करें इससे पहले हम डॉक्टर शरद मिश्रा के बारे में आपको कुछ बता दें। डॉक्टर शरद मिश्रा एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं और भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पर विख्यात हैं। डॉक्टर शरद मिश्रा ने आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से 99 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद KGMC लखनऊ से 2015 में जनरल सर्जरी में मास्टर किया। प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर शरद मिश्रा के पास MCH की डिग्री है। डॉक्टर शरद मिश्रा ने PGIMER चंडीगढ़ से साल 2009 में डिग्री हासिल की है। इसके अलावा एस्थेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट की इंटरनेशनल ट्रेनिंग में डॉक्टर शरद मिश्रा ने फेलोशिप ली है। डॉक्टर शरद मिश्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड PGIMER में प्लास्टिक सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में डॉक्टर शरद मिश्रा को 12 साल का कड़ा अनुभव है। इतना ही नहीं, डॉक्टर शरद मिश्रा पहले भारतीय लेखक हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट पर बुक लिखी है। डॉक्टर शरद मिश्रा जॉनसन एंड जॉनसन की एलोपेशिया कमेटी के एडवाइजरी में सदस्य भी हैं। डॉक्टर शरद मिश्रा NTHI टेक्निक को इस देश में इंट्रोड्यूस करने वाले पहले सर्जन हैं, जिनके लिए इन्हें 2013-14 के बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इन इंडिया के ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंट अवार्ड भी मिल चुके हैं। Our next award is for India's best hair transplant surgeon. This goes to Dr. Sharad Mishra. फिलहाल डॉक्टर शरद मिश्रा दिल्ली के प्रोवलिस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के मेडिकल डायरेक्टर हैं और बीते 12 सालों से देश विदेश के उन मरीजों का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिनके सिर पर किन्हीं कारणों से बाल नहीं थे। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शरद मिश्रा से।
जिनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी मुमता सेठी। डॉक्टर शरद मिश्रा आज हमारे साथ हैं, तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करना कितना आसान है और इस टेक्निक के ज़रिए किस तरीके से आप अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ में भर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बाल है तो बात है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है? जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक परमानेंट सोल्यूशन है हेयर लॉस का। मैं इसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। अगर आपने सोसाइटी में या अपने घर परिवार में देखा होगा तो लोगों के बाल साइड से लॉस होते हैं, फ्रंट से लॉस होते हैं, टॉप से लॉस होते हैं, मगर पीछे के और नीचे के बाल वो नहीं जाते हैं। तो इन बालों को हम परमानेंट हेयर जोन मानते हैं और इनकी जड़ों में ये क्वालिटी होती है कि ये टाइम के साथ या एज के साथ या हार्मोन्स के इफेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होते। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें हम काम ये करते हैं कि इन जड़ों की रूट्स को, जो लिविंग पार्ट है हेयर का, उनको लाकर फ्रंट में जहाँ पर बाल लॉस हो चुके हैं, जहाँ बॉल्डनेस है, वहाँ लगा देते हैं। जब ये जड़ें अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी खून का दौरा पकड़ लेती हैं तो इनसे नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ये जो जड़ें हैं, बिकॉज ये परमानेंट रूट्स हैं, तो ये अपनी लोकेशन चेंज करने के बाद भी परमानेंट ही रहती हैं। ऐसा नहीं कि लोकेशन चेंज करने की वजह से जहाँ पर दोबारा लगाए हैं वहाँ बाल झड़ने शुरू हो जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, कैसे होता है ये प्रोसेस, इस बारे में आप उन लोगों को बताइए जो हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से ही घबराते हैं। सबसे पहले तो ये कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है, मतलब मामूली सर्जरी प्रक्रिया। इस में ना तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, ना इसमें बेहोशी दी जाती है। आप सेम डे अपने घर वापस जा सकते हैं, अगले दिन से अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि प्रक्रिया में, बिकॉज बहुत बारीक काम है, टाइम लगता है करीबन 6 से 8 घंटे का, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है, ना ही इसमें कोई आगे जाकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रोसीजर करने की 2 बेसिक टेक्निक्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रिप टेक्निक, जिसमें बालों को काट के निकाला जाता है, और दूसरी को बोलते हैं FUE टेक्निक। अब FUE टेक्निक जो है, इसमें और एडवांटेज ये है कि इसमें ना चीरा लगता है, ना टाँके लगते हैं, ना ही कोई निशान छोड़ती है ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को अब और एडवांस्ड टेक्निक जो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन है उसके थ्रू भी किया जाता है, और इन टेक्निकों की वजह से, इन डेवलपमेंट्स की वजह से अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। किन मामलों में आप सजेस्ट करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? वो सारे केसेस जिनमें हेयर की रूट का लॉस परमानेंट हो चुका है, उनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हेयर की रूट बची हुई है या उसमें केवल पार्शियल डैमेज हुआ है, तो हम उन केसेस को मेडिसिन्स के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट का लॉस कंप्लीट हो चुका है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू नई रूट डालना ही एक रास्ता बचता है। ट्रांसप्लांटेशन जब हम कर रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि मरीज़ को कोई ऐसी बीमारी ना हो या कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज़ ये चीज़ें सारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसलिए एक जो ट्रांसप्लांट सर्जन है या एक प्लास्टिक सर्जन है जिसकी लंबी ट्रेनिंग होती है इस फील्ड में, उसके पास जाना चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उन रीज़न्स को या उन कॉजेज़ में जिनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर आपका जो लॉस है, जो हेयर का है और जो पैसे का है, वो दोनों का लॉस हो सकता है। यही चीज़ लागू होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस में कि पीछे से जो बाल निकाले गए हैं, किस टेक्निक से निकाले गए हैं, कितने अच्छे तरीके से निकाले गए हैं, उनकी ग्रोथ कैसी आएगी फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलें आपको। डॉक्टर शरद, ये रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है? रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन इस टाइम पर सबसे आधुनिक टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने की। ये एक फर्दर एडवांसमेंट है ऑन दी FUE टेक्निक। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सट्रैक्टर, जो बाल की रूट को निकालता है, और दूसरा पार्ट होता है इम्प्लांटर, जो हेयर की रूट को दूसरी जगह लगाता है। अब रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो प्रोसेस एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का पहले लंबा होता था,
या 2-3 पार्ट्स में होता था, उसको कंबाइन करके सिंगल पार्ट में कर दिया गया है। इस सिंगल पार्ट में करने की वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर है वो कम हो गया है। मरीज़ को कम देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्लिनिक में कम देर रहना पड़ता है, हीलिंग फास्ट होती है और ग्रोथ भी पहले से बेहतर आती है। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो इन बालों को उगने में कितना समय लगता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसा मैंने आपको बताया, उसमें हम हेयर के रूट्स को यूज़ करते हैं जो लिविंग पार्ट है। दीज रूट्स आर लाइक सीड्स। जैसे बीज को बोने के बाद उगने में टाइम लगता है, वैसे ही बालों को लगाने के बाद करीबन 3-4 महीने का टाइम लगता है ग्रोथ शुरू होने में। ग्रोथ कंप्लीट होने में करीबन 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। सबसे ख़ास बात यह है कि जो बाल हम लगा रहे हैं उनको किसी स्पेशल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली ग्रो करते हैं, लंबे होंगे, कट कर सकते हैं उनको, ऑयल कीजिए, मसाज कराइए, कलर कीजिए, बिल्कुल नेचुरल बालों की तरह आपके वो हमेशा साथ रहेंगे। आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही आसान तरीका है और लोग बेवजह ही इस चीज़ से घबराते हैं और अपनी पूरी लाइफ बिना बालों के निकाल देते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं। क्या वजह हो सकती है इस बात की? कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस है? पर कितना महंगा होगा ये प्रोसेस? इतना तो नहीं जिसके एवरेज में अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी जाए, आपकी शादी में रुकावटें आ जाए, आप अपने ही दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच हंसी के पात्र बन जाए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को अगर आप एक खर्चे की तरह देखेंगे या एक कॉस्ट उसकी देखेंगे तो आपको बहुत महंगा लगेगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जब आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेते हैं, उसके बाद में वो लुक्स आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। ये ग्रोइंग हेयर हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके लुक्स इम्प्रूव करेंगे, आपके हर फील्ड में प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करेंगे। जहाँ तक बेसिक कॉस्ट का सवाल है वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। कितना एरिया कवर करना है, कितने बाल लगाए जा रहे हैं, किस डेंसिटी से बाल लगाए जा रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है, टीम की एक्सपर्टीज़ क्या है। तो एक बॉल पार्क फिगर देना हर इंसान के लिए सेम नहीं है। किसी में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी में कॉस्ट थोड़ी कम। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोवेलस क्लिनिक में यही चीज़, यही इन्वेस्टमेंट आप EMIs के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है तो आप उसको EMIs में कन्वर्ट करा के आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। क्या महिलाओं में हेयर फॉल की प्रॉब्लम अलग होती है? जानते हैं हमारी एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका दुबे से। महिलाओं में जो हेयर लॉस की समस्या है उसको हम मेडिकल टर्म्स में 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। जो स्टेज 1 और 2 के पेशेंट्स हैं उनमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कि टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं। स्टेज 3 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सजेशन देते हैं। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है उसमें इंजेक्शंस हो सकते हैं ट्रीटमेंट में या फिर उसमें टैबलेट्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है पता लगाना कि महिलाओं में जो हेयर लॉस हो रहा है उसका कारण क्या है। महिलाओं में हेयर लॉस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में खून की कमी जिसको हम अनीमिया कहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों हो सकते हैं, या महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम PCOD कहते हैं, जिसकी वजह से भी महिलाओं में बाल गिरने की समस्या देखी जाती है। अगर हमें ऐसा कोई भी कारण मिलता है जिसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं तो हमें पहले वो करना है। अगर हमने ट्रीट कर दिया है और उसके बाद भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम कंटिन्यू करता है तब हम अपना जो हमारा हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स हैं वो उनको ऑफ़र करते हैं। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें हम स्टेम सेल मेसोथेरेपी ऑफ़र करते हैं या PRP ऑफ़र करते हैं, जिसमें कि हम आपको एक स्पेशल तरीके के जो स्टेम सेल्स हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो इंजेक्ट करे जाते हैं या लगाए जाते हैं, जिनसे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उनको और शक्ति मिलती है और वो और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो ये थे डॉक्टर शरद मिश्रा और उनकी सहयोगी डॉक्टर मोनिका दुबे, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी ममता सेठी। क्या आप भी बार बार सर पर बाल ना होने की वजह से हाथ फेरते हैं? तो चले आइए डॉक्टर शरद मिश्रा के क्लिनिक, जहां आपके बालों की समस्या का पूरा समाधान मिलेगा। तो उठाइए पेन और कॉपी और नोट कीजिए डॉक्टर शरद मिश्रा की प्रॉब्लेस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का पता। हमारा पता है 1001 पद्मा टावर 1,
राजेंद्र प्लेस, पूसा रोड, न्यू दिल्ली 110008, इंडिया। हमारा फ़ोन नंबर है 011-4520-1001। हमारा दूसरा नंबर है 09650047060। आप हमारी वेबसाइट provilis.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hairtransplantcenter@yahoo.com। मुझे यानी कनिका को दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।